हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य कुही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या चैप्टर का नाम था प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति में मतलब प्रकाश की कितनी प्रकृतियां पढ़ते हैं हम? दो पढ़ते हैं। एक तरंग, मैंने पहले दिन भी बताया था, हम पढ़ेंगे एक तरंग सिद्धांत और एक पढ़ेंगे कण सिद्धांत। पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी, दो थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। तो वेव थ्योरी में हमने कंप्लीट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो प्रक्रिया थी, हॉलवेक्स और लिनार्ड ने अपने प्रेक्षण से जो प्राप्त किया था, उन्होंने क्या किया था? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ प्रयोग किए थे। उसके आधार पर तीव्रता का प्रभाव प्रकाश विद्युत धारा पर क्या पड़ता है, ये पढ़ा था हमने। उत्सर्जक संग्राहक पट्टिका के विभव का प्रभाव क्या पड़ेगा प्रकाश विद्युत धारा पर, इसको सीखा था हमने। फिर हमने पढ़ा था आवृत्ति का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी हमने सीखा था। ठीक है। आज हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि जो तरंग सिद्धांत था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का उत्सर्जन को या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्यों नहीं समझा सका, उसके पीछे क्या क्या कारण थे कि वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसमें क्या दोष आ गए। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में तरंग सिद्धांत के दोष। ठीक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया में या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में तरंग सिद्धांत के दोष तरंग सिद्धांत के दोष, ये हमारा आज का टॉपिक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में तरंग सिद्धांत के दोष। तो क्या क्या ड्रॉबैक थे? तो देखिए, प्रारंभ में 1886 के आसपास हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने ऐसा पाया कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। उसके बाद मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने भी विद्युत चुम्बकत्व के 4 समीकरण स्थापित किए, जिससे ऐसा पता चला कि जो प्रकाश विकिरण है, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश विकिरण आते हैं वो किसके रूप में आते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आते हैं। मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगें या प्रकाश विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। क्या कहा? प्रकाश विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय विकिरण से मतलब प्रकाश तरंगें जो कैसे हैं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे शॉर्ट में, EMW। ठीक है। तो देखिए, प्रकाश विकिरण कैसी विकिरण है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। अब अगर विद्युत चुम्बकीय विकिरण है तो इनमें क्या होगा? विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुम्बकीय क्षेत्र भी होगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र कौन से कण उपस्थित करते हैं? विद्युत चुम्बकीय का मतलब विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों हैं। तो गतिशील आवेशित कण। तो हमने पढ़ा था कि जब कोई आवेशित कण स्थिर अवस्था में होता है तो वो क्या करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब कोई आवेशित कण गतिशील अवस्था में होता है तो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जब कोई त्वरित आवेशित कण हो तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही आया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन उत्पन्न करता है? त्वरित आवेशित कण। कौन उत्पन्न करता है? त्वरित आवेशित कण। तो हमने लिखा त्वरित आवेशित कण। त्वरित आवेशित कण ये क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें। त्वरित आवेशित कण क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न करता है। अच्छा, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या करता है? त्वरित आवेशित कण। और त्वरित आवेशित कण है तो इसमें क्या होगा? आवेश होगा, आवेश की मात्रा होगी। और अगर आवेश की मात्रा होगी तो जब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसी धातु की सतह पर आपतित होंगी तो ये आवेश को ऊर्जा देंगी, जिससे उसका उत्सर्जन होना चाहिए था। चाहे प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रयोग में ऐसा पाया गया कि ऐसा नहीं होता था। तो उसके पीछे कारण क्या क्या रहे उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो रहा, पहली की हम बात करते हैं। पहला, प्रकाश की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का
प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता। हमको ये देखना है कि जो उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश विकिरण, कोई भी प्रकाश विकिरण प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वो ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। किसके रूप में उत्सर्जित होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। और हमने पढ़ा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में धातु की सतह पर आपतित हो गई। जैसे वो धातु की सतह पर आपतित हो गई तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आवेशित कण हैं, वो आवेशित कण क्या करेंगे? धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस पर बल लगाएंगे। कितना विद्युत बल लगाएंगे? वो विद्युत बल लगाएंगे F बराबर QE। कितना विद्युत बल लगाएंगे? वो लगाएंगे F बराबर QE। और इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है तो F बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। इतना बल लगाएंगे वो। अब जैसे ये बल लगेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन, और बल किसकी प्रकृति होती है? बल गति की। किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो वो क्या करेगी? गति करेगी, मतलब त्वरण उत्पन्न करेगी, मतलब उसके पास ऊर्जा आ जाएगी बल लगाने पर, जिसके कारण वो चलने लग जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन को क्या, इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा किसके कारण? विकिरण के कारण। क्यों लगेगा? क्योंकि विकिरण में क्या है? त्वरित आवेशित कण है। और आवेशित कण, कौन से आवेशित कण गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन पे उन पर बल लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऊर्जा प्राप्त करके बाहर निकलने चाहिए थे। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ये है कि प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा, आयाम उतना ज्यादा, हमने पढ़ा था प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतना विद्युत क्षेत्र का दोलनीय आयाम होगा। और विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा, ई का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना मोर, जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, बल की मात्रा उतनी अधिक होगी। और अधिक बल लगेगा तो अधिक बल के कारण क्या होना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर उपस्थित हैं उनकी गतिज ऊर्जा, त्वरण बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा कि उच्च तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने प्रयोग में ऐसा पाया कि ऐसा नहीं होता था। फिर से सुने, आपको ऐसा बताया कि प्रकाश विकिरण क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। और जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण किसके कारण उत्पन्न होते हैं? त्वरित आवेशित कण के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब जो प्रकाश तरंगें आ रही हैं धातु की सतह पर जो आपतित हो रही है उनमें आवेशित कण हैं। और आवेशित कण जब वो धातु की सतह पर आपतित होंगे तो धातु की सतह पर आपतित होंगे तो उनमें क्या है? त्वरित आवेशित कण है, जो क्या करेंगे? धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे? विद्युत बल लगाएंगे। कितना लगाएंगे? F इक्वल टू QE। या हम ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय बल लगाएंगे F इक्वल टू QE। ठीक है, प्लस BQB। चुम्बकीय बल क्या होता है? BQB साइन थीटा, जिसको हम लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। तो विद्युत बल इतना लगेगा। अब हमने क्या किया? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई। तीव्रता पर निर्भरता ही तो चेक करनी है। तो हमने क्या किया? प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी। और हमने ऐसा पढ़ा है 11वीं क्लास में तरंग चैप्टर में कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा, विद्युत क्षेत्र का दोलन उतना ज्यादा, ई का मान मतलब उतना ही ज्यादा होगा। तो विद्युत क्षेत्र दोलन ज्यादा होंगे, और ज्यादा दोलन होंगे मतलब दोलन का आयाम ज्यादा होगा तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र आएगा। और विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो F इक्वल टू QE, तो F भी तो क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पे अधिक बल कार्य करेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों पे अधिक बल लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अधिक बल के कारण उच्चतम गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होंगे। मतलब गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी बढ़ेगा। तो जितनी ज्यादा तीव्रता होनी चाहिए उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन प्रयोग में ऐसा पाया गया कि तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती थी। तो ये पहला ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या आया इसमें? दूसरा दोष क्या आया? सेकंड दोष ये था कि आप उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की किस पर? आवृत्ति पर निर्भरता। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति पर निर्भरता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति पर निर्भरता। उत्सर्जित
इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति पर निर्भरता, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति पर निर्भरता। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनको देखना है कि वो आवृत्ति पर निर्भर करते हैं या नहीं करते हैं। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति पर निर्भरता। अच्छा, तो देखिए तरंग सिद्धांत के अनुसार जो तरंग है वो विकिरण से, प्रकाश स्रोत जो है उससे प्रकाश किसके रूप में, तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो रहा है। और तरंग हमेशा सतत रूप से चलती है, सतत रूप से चलेगी तो इस प्रकार से चलेगी लगातार। अब अगर तरंग सतत रूप से चलेगी तो जो धातु की सतह है उसको लगातार तरंग से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, क्योंकि विकिरण तो लगातार आ रहे हैं ना धातु की सतह पर। तो उस विकिरणों से वो धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का धातु की सतह से उत्सर्जन होना चाहिए। कब, सभी आवृत्तियों पर। क्यों, क्योंकि जो धातु की सतह है इस प्रकार से, ये धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तरंग सिद्धांत के अनुसार ये हो गई धातु एक, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हैं इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए धातु की सतह पर। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, विकिरण से लगातार ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जो प्रकाश विकिरण इस पर आपतित हो रहे हैं उनसे लगातार ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ये विकिरणों से क्या कर रहे हैं, लगातार ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, जब ये विकिरणों से, ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो विकिरण से लगातार ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा कि तरंग सतत रूप से चलती है तो इनको सतत ऊर्जा मिल रही है। और अगर सतत ऊर्जा मिल रही है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सभी आवृत्तियों पर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं ना, तो इनकी ऊर्जा कभी ना कभी तो इतनी हो जाएगी कि ये धातु की सतह से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सतत ऊर्जा ले रहे हैं तरंगों से। तो इसका मतलब दहली आवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में अगर हम ऐसा माने कि आवृत्ति पर निर्भरता को चेक करें तो हमने ऐसे कहा था कि जो तरंग है वो सतत रूप से गमन करती है। सही भी बात है, क्योंकि इसकी समीकरण आपने पढ़ी है y बराबर a sin ओमेगा टी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, क्योंकि तरंग का जो समीकरण है वो साइन में या कॉस में होता है, और साइन या कॉस में होता है तो साइन और कॉस के जो ग्राफ हैं वो सतत होते हैं, और सतत होते हैं तो तरंग भी सतत चलेगी। सतत चलेगी तो यहाँ पे जो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इनको लगातार ऊर्जा मिलेगी, और लगातार ऊर्जा मिलेगी तो इनकी ऊर्जा कभी ना कभी इतनी हो जाएगी कि धातु की सतह से बाहर निकल जाएंगे। मतलब सभी आवृत्तियों पर उत्सर्जन होना चाहिए था, लेकिन प्रयोग में ऐसा पाया गया कि अगर आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, यदि आवृत्ति किससे कम है, दहली आवृत्ति से कम है, यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति दहली से कम है, दहली आवृत्ति से कम है, तो तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यह सतत रूप से इनको ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, इसके बाद हम अगली बात करते हैं कालपश्यता या कालांतर। ठीक है, कालपश्यता नेक्स्ट कौन, तीसरा ड्रॉबैक है कालपश्यता। कालपश्यता या हम इसको कालांतर भी कह सकते हैं, कालांतर, टाइम लैग। ठीक है, तो कालांतर की बात करें तो तरंग सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगें तरंगाग्र के रूप में गमन करती हैं। किसके रूप में गमन करती हैं, तरंगाग्र के रूप में। वेव थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि यदि प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत है तो गोलीय तरंगाग्र बनेगा। कैसा स्रोत है, बिंदु स्रोत, तो तरंगाग्र कैसा बनेगा, गोलीय बनेगा। जैसे बल्ब बिंदु स्रोत हो गया, हमारे सापेक्ष सूर्य बिंदु स्रोत हो गया। ट्यूबलाइट है तो प्रकाश का कैसा स्रोत है, रेखीय स्रोत है, तो यहाँ पे बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो वो किसके रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तरंगाग्र के रूप में। अच्छा, तो जब तरंगाग्र के रूप में प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित हुआ, तरंगाग्र के रूप में, किसके रूप में, तरंगाग्र के रूप में, वेव फ्रंट कहते हैं तरंगाग्र। तरंगाग्र कैसे बनेगा, ऐसे तरंगाग्र कैसे बनेगा, ऐसे क्या होगा, इससे प्रकाश स्रोत उत्सर्जित होगा, प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होगी और वो आगे की तरफ ऐसे गमन करती जाएगी या आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। देखिए बढ़िया सा
एक तरंगाग्र बनाते हैं। ये एक प्रकाश स्रोत है, वो बिंदु स्रोत हो गया। कैसा स्रोत हो गया? बिंदु स्रोत। एक प्रकाश स्रोत बिंदु स्रोत हो गया। अब इस बिंदु स्रोत से जो ऊर्जा निकलेगी वो कुछ प्रकाश किरणें इधर की तरफ जाएंगी, कुछ इधर की तरफ जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी। तो मैं दिए गए समय अंतराल में अगर इनका लोकस ज्ञात करता हूं, ठीक है, तो जितनी दूरी ये वाली तरंग गमन कर लेगी उतनी ही दूरी ये गमन करेगी, उतनी ही ये, उतनी ही ये, मतलब गोलीय भाग बन जाएगा एक। क्योंकि हमने पढ़ा है प्रकाश से किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित जो विकिरण हैं या सूर्य के विकिरण जो हैं वो कितने वेग से चलते हैं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से। तो दिए गए समय अंतराल में इनके द्वारा जो चली गई दूरियां होंगी वो समान होंगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगें तरंगाग्र के रूप में गमन करेंगी। अब जब ये धातु की सतह पर आपतित हों, मान लो ये तरंगाग्र किसी धातु की सतह पर आपतित हो रहा है, तो धातु की सतह पर जब ये तरंगाग्र आपतित होता है तो जितने क्षेत्र में आपतित होगा उतने पूरे क्षेत्र को प्रदीप्त करेगा, ये उतने पूरे क्षेत्र को क्या करेगा? ये ऊर्जा देगा। और ऊर्जा देगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। अवशोषित करके उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उनको बाहर निकलने में कुछ समय लगना चाहिए था। फिर से सुने, जो प्रकाश तरंगें हैं वो किसके रूप में? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में गमन करता है। और अगर प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गमन करता है तो धातु की सतह पर जो प्रदीप्त क्षेत्र है, प्रदीप्त क्षेत्र का मतलब जितने भाग में प्रकाश विकिरण आपतित हुए तरंगाग्र के रूप में, उस पूरे क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को लगातार सतत ऊर्जा मिलेगी, लगातार ऊर्जा मिलेगी। और उस ऊर्जा के इस कारण वो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में, इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करने में और उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ के उनको बाहर निकलने में कुछ समय लगना चाहिए। जबकि प्रयोग में ऐसा पाया गया कि क्या हुआ कि जैसे एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश और निश्चित तीव्रता का प्रकाश आप धातु की सतह पर आपतित करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है धातु की सतह पर वो बिना कालपश्यता के निकल जाएंगे, बिना किसी कालपश्यता के निकल जाएंगे। ये समय अंतराल लगभग 10⁻⁹ सेकंड या इससे भी कम होता है, या कम कितना होगा? 10⁻⁹ सेकंड या उससे भी कम होता है, जो बहुत नेग्लिजिबल है। इसका मतलब अगर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपने धातु की सतह पर आपतित करवा दिया तो इलेक्ट्रॉन बिना किसी कालपश्यता के बाहर निकल गए। नेक्स्ट चौथा कॉन्सेप्ट है आवृत्ति का, ठीक है, गतिज ऊर्जा पर निर्भरता। आपतित विकिरण की आवृत्ति की गतिज ऊर्जा पर निर्भरता। तो चौथा ड्रॉबैक क्या लिखा हमने? आपतित विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति का गतिज ऊर्जा पर निर्भरता, आवृत्ति की गतिज ऊर्जा पर निर्भरता, गतिज ऊर्जा पर निर्भरता। इसको चेक करना है कि आपतित विकिरण की आवृत्ति जो है वो गतिज ऊर्जा पर कैसे निर्भर कर रही है। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत से ही हमने अभी एक्सप्लेन किया था इसको। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत क्या कहता है? तरंग सिद्धांत के अनुसार गतिज ऊर्जा, आपतित विकिरण की आवृत्ति और गतिज ऊर्जा में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तरंग सिद्धांत के अनुसार जो आवृत्ति है वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन ध्यान रखना किसके अनुसार? तरंग सिद्धांत के अनुसार। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है वो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर नहीं निर्भर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश की तरंग प्रकृति में चाहे आप ध्रुवण पढ़ें या व्यतिकरण पढ़ें या विवर्तन पढ़ें, कहीं भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें यह पाया जाए कि आपतित विकिरण की आवृत्ति गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। लेकिन ये पहली बार हमने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में देखा कि जैसे जैसे आपतित विकिरण की हम आवृत्ति बढ़ाएंगे, आपतित विकिरण की क्या बढ़ाएंगे? आवृत्ति बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा? उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? गतिज ऊर्जा और आवृत्ति में एक संबंध आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरंग सिद्धांत को तो फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है जिससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया जा सकता है या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है, वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके 4 दोष आ गए इसमें। इसके दोषों को दूर करने के लिए
फिर क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए प्लांक, उन्होंने अपना क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया, या प्लांक ने किसका सिद्धांत दिया, फोटोन का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार उन्होंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया को आगे एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद फोटोन का, उन्होंने केवल फोटोन का सिद्धांत दिया, ठीक से एक्सप्लेनेशन किसने किया, आइंस्टीन ने। आगे हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, तो उन्होंने क्या किया था, इसको ठीक से एक्सप्लेन किया था, समझाया था। तो ये 4 ड्रॉबैक समझ में आ गए। अब हमको इसमें पढ़ना है प्लांक का क्वांटीकरण का सिद्धांत या फोटोन की थ्योरी, जिससे ये सभी ड्रॉबैक जो इसके चारों दोस्त थे वो दूर हो जाएंगे और एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या या आइंस्टीन का प्रयोग। ठीक है, तो देखो प्लांक ने क्या कहा था, जैसे अब प्लांक का कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा जो है ना, अभी तक हम ऐसा मान के चल रहे थे कि प्रकाश जो है, किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में निकलती है, और अगर तरंगों के रूप में निकलती है तो ऊर्जा कैसे निकलेगी, लगातार निकलेगी, सतत रूप से निकलेगी। तो पहली बार इसको प्लांक ने कहा कि नहीं, किसी भी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का विकिरण या ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वो सतत नहीं होती है, असतत होती है। ऊर्जा के छोटे छोटे रूपों में होती है, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होती है। ऊर्जा की ऐसी प्रत्येक इकाई को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो गया। अब ऊर्जा अगर आवृत्ति के समानुपाती है तो पहला जो तीव्रता वाला पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, वो भी ठीक हो गया। और अगर फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है तो इससे यह भी निकल गया कि जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी। और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। तो मतलब कार्यफलन की जितनी कम से कम आवृत्ति होगी तो यहाँ पे उतनी ही ऊर्जा मिलेगी और उत्सर्जित हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो इसके ड्रॉबैक थे, इसको प्लांक ने एक ही कॉन्सेप्ट से, फोटोन के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो हम कल इसका प्लांक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपको आज ये ड्रॉबैक पढ़ के आने, कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।